नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरे सहयोगी रूपाली शर्मा। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। आज की पहली बड़ी खबर जिस पर बातचीत करेंगे, हरियाणा दौरे पर आज प्रधानमंत्री मोदी हैं और अभी पहले ही आपने उनका संबोधन भी सुना होगा। हरियाणा वासियों को क्या क्या सौगातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मिली हैं, वो सब बताएंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद। इसके बाद बात करेंगे भगौड़ा हीरा कारोबारी को गिरफ्तार जो है कर लिया गया है, यानी मेहुल चौकसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें उसे गिरफ्तार किया गया है और अब यहाँ पर सीबीआई की टीम जो है कार्रवाई आगे की करेगी। इसके हवाले से भी जानकारी आपको देंगे। एक और बड़ी खबर है, वक्फ कानून को लेकर इस वक्त देश में बवाल नजर आ रहा है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर वक्फ कानून को वहां पर लागू होने की बात नहीं की जा रही है। पहले बंगाल और अब झारखंड, इसके साथ साथ कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अब वक्फ कानून को लेकर जो आग है वो सुलगती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर बात करेंगे आगे बिहार चुनावों को लेकर, जहाँ पर आपको बता दें कि चुनावों को लेकर सरगर्मियां काफी तेज है और तमाम जितने भी सियासी दल है और पार्टीज है लगातार बैठकें कर रही है, रणनीति बना रहे हैं, एजेंडे पे काम करेंगी। तो इसके हवाले से भी जानकारी आपको साझा करेंगे। इधर पंजाब में नेता प्रतिपक्ष बाजवा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिस बयान के बाद पंजाब में अब जो चिंता है वो बढ़ गई है। वो इसलिए क्योंकि ये बयान पंजाब में लाए गए बम को लेकर थी। उन्होंने बताया था कि कुछ बम पंजाब के अंदर लाए गए हैं और उसके बाद अब ये मामला गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर शुरुआत करेंगे सबसे पहले, जहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज हरियाणा दौरा है, जहाँ पर फिलहाल हिसार अयोध्या कमर्शियल फ्लाइट का शुभारंभ जो है वो किया और हिसार में नए टर्मिनल का भी शिलान्यास होगा और यहाँ यमुनानगर में थर्मल पावर यूनिट का उद्घाटन करेंगे और कई सौगातें हरियाणा को आज देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण दौरा था। सुबह भी हमने आपको ये खबर बताई थी और इस खबर के जरिए आज क्या क्या सौगातें हरियाणा को मिलने वाली है वो आपको बताया था। लेकिन फिलहाल कुछ सौगातें मिल चुकी हैं, कुछ चीज़ों का उद्घाटन वहां पर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह हरियाणा के हिसार पहुंचे और करीब करीब 10:15 बजे का समय निर्धारित किया गया था और अभी आपने उनका संबोधन भी सुना है। आपको बता दें आज बहुत खास मौका है हरियाणा वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, और खुद नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौके पर मौजूद रहे। आज खास दिन इसलिए भी है क्योंकि आज BR अम्बेडकर की जयंती पूरे देश और देश के साथ साथ विश्व भर में मनाई जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी किसी भी खास दिन का जो मौका है वो नहीं चूकते हैं। यही वजह है कि आज को इस खास दिन को और खास बनाने के लिए हरियाणा वासियों के बीच पहुंचे, हरियाणा वासियों को कई सारी सौगातें दी और मंच पर प्रधानमंत्री मोदी को BR अम्बेडकर की एक प्रतिमा देकर उन्हें वहां पर स्वागत और आभार किया। तो बिल्कुल यहाँ पर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन जो है वो कर चुके हैं और लोकार्पण भी किया गया है। यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा कि आज हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है और अब लोग वहां पर पहुंच सकेंगे और ये पहला एयरपोर्ट जो है वहां पर होगा जिससे डायरेक्ट फ्लाइट अयोध्या जाएगी। जो लोग पहले दिल्ली या चंडीगढ़ जाते थे उनके लिए काफ़ी बड़ी सहूलियत है और 5 इन टोटल परियोजनाएं हैं जिनका आज शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा, जिसमें एजुकेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो मेडिकल कॉलेज और साथ ही साथ बायोगैस प्लांट और एयरपोर्ट और टर्मिनल का ये सौगात जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए अब आपको सीधे सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा है। ST OBC के अधिकार छीन करके धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया, जबकि संविधान में बाबा साहब आंबेडकर ने साफ साफ शब्दों में चर्चा में कहा था कि संविधान में कतई धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाएगी। और हमारे संविधान ने धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए प्रतिबंध लगाया हुआ है। साथियों, कांग्रेस की तुष्टीकरण की इस नीति का बहुत बड़ा नुकसान मुस्लिम समाज को भी हुआ है। कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को ही खुश किया है, बाकी समाज बेहाल रहा, अशिक्षित रहा, गरीब रहा।
कांग्रेस की इस कुनीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून है। देश आजाद होने के बाद 2013 तक वक्फ का कानून चलता था, लेकिन चुनाव जीतने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 के आखिर में, आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। साथियों, ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो। जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। यही कांग्रेस की अच्छी सच्चाई है। साथियों, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का ही भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हमने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण महत्वपूर्ण काम किया है। हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है। अब नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को
ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। ये आदिवासी के हितों की रक्षा करने का, संविधान की मर्यादाओं का पालन करने का हमने बहुत बड़ा काम किया है। नए प्रावधानों से वक्फ की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा। मुस्लिम समाज पर आपने सुना कि किस तरीके से हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर जितनी भी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और यही कहा कि हरियाणा को आगे प्रगति की ओर लेकर जाएंगे और ऐसी ही और नई सौगातें और बहुत सारी विकास परियोजनाएं हरियाणा के लिए लाते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे जहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और आपको बता दें ये खबर भगोड़ा हीरो कारोबारी जो कि मेहुल चौकसी है उसके हवाले से है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि बेल्जियम में मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी हुई है और करीब 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला जो है इसके द्वारा बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए भारतीय एजेंसियों की अपील पर गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन पर घोटाले का आरोप है। 13,500 करोड़ रुपए के घोटाले का यह आरोप है जो पीएनबी से जुड़ा हुआ है। और ये मेहुल चौकसी, वही तस्वीर आपके सामने है जो भारत छोड़कर अन्य देशों में चले गया था, वहां की नागरिकता भी ले ली है और उसी के तहत वहां पर रह रहा था। कई बार मेहुल चौकसी को भारत बुलाया गया ताकि उसका जो लीगल प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, जो लीगल काम चल रहा है उसमें उसकी भागीदारी हो, लेकिन वो वहां पर स्वास्थ्य के कारणों के चलते बिल्कुल भी नहीं आ पाया या नहीं आ रहा था, आना चाह रहा था, जिसके कारण अब फिलहाल मेहुल चौकसी को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बड़ी बात, क्या भारत इसे लाया जाएगा और इससे वो वसूली भी की जाएगी, इससे पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। और जबकि मेहुल चौकसी से पूछताछ होगी तो जाहिर सी बात है बहुत सारी परतें खुलने की भी उम्मीदें जताई जा सकती हैं। ताबिश कमाल हमारे संवाददाता इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। ताबिश, मेहुल चौकसी पर भी अब शिकंजा जो है वो कसते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि आप भारत देश से बाहर किसी भी देश में रहते हैं, चाहे वो कोई भी ताकतवर देश हो, हम अब भारत आपको वापस लाएंगे। इससे पहले तहूर राणा को भारत में लाया गया, उसके बाद अब मेहुल चौकसी पर जो तलवार है वो लटकती हुई नजर आ रही है। क्या अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल शीतल, देखिए सरकार की तरफ से तो अपनी कोशिश रही कि मेहुल चौकसी का प्रत्यार्पण कराया जाए। इससे पहले उसके भतीजे नीरव मोदी को लेकर के भी सरकार ने पूरी अपनी कोशिश की हुई है। दोनों का प्रत्यार्पण कराया जाए, दोनों को भारत लेकर आया जाए। 13,850 रुपए का सबसे बड़ा इतिहास का एक घोटाला था जो किया गया था दोनों की तरफ से, डायमंड किंग से लेकर और घोटालेबाज तक लंबा सफर मेहुल चौकसी और नीरव मोदी का रहा है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के जब विपक्ष की तरफ सवाल पूछे गए तो उनका जवाब दिया था और उसमें कहा था उन्होंने कि हम लगातार उसकी प्रॉपर्टीज की नीलामी करके तमाम जो रकम है वो वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि एक बड़ा घोटाला किया गया है और सरकार और एजेंसियां अभी जानने की कोशिश करेंगी जो घोटाला इतना बड़ा किया गया है आखिर उसके सूत्रधार कौन रहे, कौन कौन साथ में थे, किस तरह से घोटाला किया गया। और विदेशों में चूंकि नीरव मोदी और ये मेहुल चौकसी लगातार देश और देश बदलते रहे। इससे पहले मेहुल चौकसी बुरुंडी देश की इसने नागरिकता ले ली थी, वहां ये रहने लगा था और 2021 में अचानक ये वहां से गायब हो गया था। उसके बाद से लगातार एजेंसियां इसके पीछे लगी हुई थी। तो अगर कहा जाए सरकार अब ये कोशिश करेगी कि इसका प्रत्यार्पण कराया जाए, जिस तरह से तहव्वुर राणा को भारत लेकर आया गया है इसी तरह से ये दोनों चाहे उसमें मेहुल चौकसी हो या नीरव मोदी हो, इन दोनों को भारत लेकर आया जाए और इनके खिलाफ कानूनी जो कार्रवाई है वो की जाए। ईडी लगातार इनके खिलाफ बहुत मजबूत सबूत जुटा करके मुंबई कोर्ट के सामने पेश कर रही है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि ओपन जो गिरफ्तारी वारंट है वो वहां तक पहुंचाया जाएगा, बेल्जियम तक पहुंचाया जाएगा और प्रत्यार्पण की तैयारी की जाएगी। सरकार की तो ये कोशिश रहेगी कि दोनों को भारत लेकर के आया जाए और यही लगातार सूत्रों के हवाले से खबर भी मिल रही, चूंकि एक बड़ा बैंक घोटाला हुआ था और सरकार के ऊपर लगातार इसको लेकर के विपक्ष बहुत ज्यादा मुखर रहता था। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता था कि दोनों गुजरात के व्यापारियों और इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन ये कार्रवाई होने के बाद और प्रत्यार्पण होने के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार भी विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए तैयार रही और इसलिए ये बड़ी कार्रवाई की गई है और अब
उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो इसके सूत्रधार है उन सबको वन बाय वन सरकार के जो एजेंसियां है वो कनेक्ट करेंगी और इन दोनों का प्रत्यार्पण कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। शीतल, यहाँ पर ताबिश सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा है कि मेहुल की अगर बात करें तो इलीगल डॉक्यूमेंट्स जो है इसके द्वारा बनाए गए, तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी कहीं ना कहीं ये सवाल कार्रवाई का बनेगा कि आखिरकार कहाँ से बनवाए गए। दूसरी बात, जिस तरीके से ये दो बड़ी एग्जाम्पल सेट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो तहव्वुर राणा की हो या फिर कारोबारी मेहुल चौकसी की हो, इसके बाद क्या चेंजेस होंगे और जो एक्शन कहा जाता है गवर्नमेंट को लेकर, ये दो बहुत बड़ी एग्जाम्पल्स हैं। बिल्कुल यही वजह है कि जो एजेंसियां हैं वो ये जल्द से जल्द कोशिश करेंगी कि इसका प्रत्यार्पण कराया जा सके, इसको भारत लाया जा सके। जो डॉक्यूमेंट्स इसने तैयार किए हैं, फर्जी जो कागज इसने तैयार किए हैं, वो इनका सूत्रधार क्या रहा, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, किस तरह से डॉक्यूमेंट तैयार किए गए हैं और ये सब डॉक्यूमेंट तैयार करने में क्या आधिकारिक तौर पर इसकी कोई मदद की गई और वो कौन अधिकारी थे जो अंदर बैठकर इसकी मदद कर रहे थे। तमाम चीजें हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं और जो देश की जनता भी जानना चाहती है कि 13,850 करोड़ रुपए का इतना बड़ा घोटाला होता है और उस घोटाले के सूत्रधार आखिर कौन थे, क्या वजह रही कि सरकार उस वक्त ये भांपने में असफल रही और अब ईडी चूंकि लगातार एक के बाद एक कोशिश ये कर रही है कि तमाम कागजों को जुटाकर और ये तमाम मजबूती के साथ अपना पक्ष रख सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताबिश जानकारी के लिए। फिलहाल भारत ने ऐसी कूटनीतिक का जो रिश्ते हैं वो बनाए हैं, कूटनीतिक एक दबाव जो है वो बनाए हैं। अब जो भी चाहे वो टेरर लिंक से जुड़ा कोई व्यक्ति हो या फिर भ्रष्टाचार से जुड़ा व्यक्ति हो, उसको भारत लाने में कामयाब हो रहा है। इससे न सिर्फ हुए घोटाले हैं बल्कि आने वाले समय में उन तमाम लोगों पर ये दबाव बना रहेगा जो भारत का पैसा स्विस बैंकों में पहुंचाकर, जो भारत का पैसा दबाकर विदेश में जाकर उसे बैंकों में छुपाया जाता है और उसे ब्लैक एंड व्हाइट किया जाता है। इस पर भी लगाम लगाने का एक प्रयास भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात वक्फ कानून को लेकर होगी क्योंकि ये सिलसिला थम नहीं रहा है। वक्फ कानून पर अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद झारखंड के एक मंत्री का बयान सामने आया है और झारखंड के मंत्री ने ये संकेत दिए हैं अपने बयान के जरिए कि जो वक्फ कानून पूरे देश में लागू हुआ है उसे झारखंड में भी लागू नहीं होने दिया जाएगा, या इस प्रकार की जो मंशा है वो यहाँ पर जताने की कोशिश झारखंड के अंदर की गई है। लेकिन सवाल यही है कि अगर बंगाल की सीएम ने ये बयान दिया है उसके बाद इतनी हिंसा क्यों, लेकिन यहाँ पर झारखंड में किस तरीके से वक्फ कानून का विरोध हो रहा है, तस्वीरें हमारे सामने थी जहाँ पर मुसलमानों का हक छीनने की कोशिश की जा रही है, ये वहाँ के मंत्री कह रहे हैं। और अब ये घमासान जो है वो जारी है जहाँ पर लगातार वक्फ कानून लागू होने से पहले और कानून लागू होने के बाद भी यही बात सामने आई कि मुसलमानों के हक को छीन लिया जाएगा, मुसलमानों को गुमराह जो है करने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। लेकिन यहाँ पर उसी समुदाय में दो अलग अलग तर्क जो है वो सामने आए, एक जो सपोर्टिंग एंगल से थे और एक जो उसके एंटी थे। अब यहाँ पर फिलहाल बंगाल की अगर बात की जाए तो हिंसा इतनी भड़की हुई है कि 3 लोगों की इसमें जान गई और साथ ही साथ कई पुलिसकर्मी घायल हुए। तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन यहाँ पर राजनीति भी रुकने का नाम नहीं ले रही, जहाँ एक के बाद एक मंत्री अपने बयान दे रहे हैं। फिलहाल मनीष झा इसी पर हमारे साथ जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता इस वक्त रांची से। मनीष, वक्फ कानून को लेकर झारखंड के मंत्री का बयान भी सामने आया है, वो भी अब ममता बनर्जी की राह पर चल पड़े हैं और संकेत दिए हैं कि हम वक्फ कानून को झारखंड के अंदर लागू नहीं होने देंगे। हालांकि जो कानून बताता है, जो संविधान बताता है या जो आर्टिकल बताते हैं, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो कानून केंद्र की तरफ से बनाया जाता है उसमें राज्य सरकार डायरेक्टली हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक न इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला लेता है। बिल्कुल शीतल, ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है और राजनीतिक हथकंडा झारखंड में कहें या बंगाल में कहें, इन लोगों के हाथ लगा है जिसे ये लोग होना नहीं चाहते हैं। इसलिए जो व्यवस्था है या जो कानून बनी है इसके बारे में जानकारी सभी लोगों को है, लेकिन आम लोगों के साथ जुड़ना ये इन लोगों का मकसद है, इन लोगों का प्रयास है कि ऐसे मुद्दे को पकड़ा जाए जिससे आम लोगों को यह लगे कि हमारे सच्चे हितैषी और सच्चे नेता को है तो यही है। और इसी तर्क पर आप देखे होंगे कि बंगाल में भी लगातार सिर्फ वक्फ कानून ही नहीं, इससे पहले भी अनेक ऐसे समय आए हैं जिसमें ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार का विरोध किया है। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के इरफान अंसारी के लगातार आकर्षित करते हैं कि मैं सिर्फ मुसलमानों का वोट लेकर नहीं जीता, मैं हिंदू का भी वोट लेकर जीतता हूँ,
इसलिए मैं उनका भी देश हूं। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि अभी वो इसका विरोध का बात कर रहे हैं कि मुसलमानों के हित में नहीं होगा या उनका अधिकार छीनने का प्रयास कर रही है केंद्र सरकार, इससे यहाँ लागू नहीं होने देंगे। तो ये सभी एक राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक हथकंडा है कि सर जिसे लगातार समय समय पर जो पार्टियां हैं बुलाने का काम किए। पहले भी लालू प्रसाद यादव इस तरह का बयान देते थे जिससे कि केंद्र सरकार को ब्लेम कर सके। तो इसी तरह की राजनीतिक जो हथकंडा है उसे यहाँ भी अपनाया जा रहा है। थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई संज्ञान देते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान नहीं लेती तब तक केंद्र सरकार के कानून को राज्य सरकार को मानना ही होगा। ये असंवैधानिक बाध्यता है। तो मनीष, थोड़ा यहाँ सा पर हमें एक इंतजार सवाल ये करना भी है कि जिस तरीके से लगातार विरोध किया जा रहा है, रिएक्शंस बाहर आ रहे हैं, सिचुएशंस कितनी खराब हो रही है वो सब देख रहे हैं। यहाँ पर विरोध सिर्फ विरोध तक नहीं रह गया है, यहाँ पर लोगों की जान भी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति करने के लिए एक के बाद एक बयान आ रहा है, जिसके बाद जाहिर सी बात है लोग और भड़केंगे। रूपाली बिल्कुल सही चीज है। आप जब इतिहास देखेंगे, जब जब पार्टी अपने हित में या कुछ राजनीतिक कार्य करती है तो इसका दुष्परिणाम जनता को ही भुगतना पड़ता है। जनता पर ही इसका सीधा प्रत्यक्ष या परोक्ष जो कहें उसका प्रभाव होता है। तो इसमें भी यही देखने को मिल रहा है कि जनता ही परेशान हो रही है। दोनों समुदाय जब आमने सामने होते हैं तो परेशान आखिर जनता ही होती है। और कानून तो बन गया है, अब पालन कितना होगा और इस पर जो ये बयानबाजी हो रहा है हम पालन नहीं होने देंगे, तो कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेगी, ये निर्णय के लिए इंतजार करना होगा। परंतु तब तक जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे बनाए रखना बहुत जरूरी है। ठीक है मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर एक और बड़ी खबर जो है वही झारखंड से सामने आ रही है, जहाँ पर आपको बता दें हजारीबाग में एक बड़ी झड़प जो है वो देखने को मिली है और बरकट्ठा में दो समुदायों के बीच ये झड़प हुई है, जहां पर पथराव जो है वो एक धार्मिक जुलूस पर किया गया है। तो एक बार फिर से धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचते और जुलूस में भारी पथराव होते हुए खबर सामने आ रही है। देखिए, इसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबरें भी सामने आ रही है, क्योंकि झारखंड के बरकट्ठा में ये दो समुदायों के बीच का झड़प का मामला सामने आया है। क्योंकि कल बैसाखी का त्यौहार भी था और कई लोग अपना धार्मिक जुलूस निकालते हैं अपनी श्रद्धा, अपने मान्यता के अनुसार, अपनी परंपरा के अनुसार और अपनी संस्कृति के अनुसार। लेकिन बहुत बार हमने इस देश में कुछ एक राज्यों में देखा है जहां पर दो समुदायों के बीच झड़प होना आम हो गया है। सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करना या फिर एक कट्टरता या जो एक कहीं ना कहीं एक तरफा संप्रदाय है उसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच ये झारखंड के हजारीबाग में दो समुदायों के बीच जो झड़प हुई है उसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जबरदस्त आगजनी हुई है, गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये संवेदनशील इलाका था, उसके बावजूद भी वहां पर पुलिस इस झड़प से पहले एक्टिव नहीं रही, जिसकी वजह से वहां पर ये हिंसा भड़क रही। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें झारखंड के हजारीबाग जिले के ये बरकट्टा गांव है जहाँ पर पूरी घटना पेश आई है। यहाँ पर फिलहाल अब सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब जुलूस निकाला गया, वहां पर जुलूस निकल रहा था तो कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर पुलिस की तैनाती थी, पर ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया था और यहाँ पर ही पुलिस बल तैनात नहीं की गई थी, जिसके बाद अफवाह फैली और अफवाह फैलने के बाद पथराव जो है वो मस्जिद में से शुरू हो गया। जिसके बाद जुलूस पर जब पथराव हुआ तो दोनों समुदाय आपस में भिड़ गए और बाद में ये सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि गाड़ियां जो है वो जला दी गई, वहां पर घास फूस पड़ा था वो जला दिया गया। तो यहाँ पर अफवाह के चलते एक बार फिर से ऐसी घटना सामने आई है जहाँ पर टेंस सिचुएशन बनी रहती है और बार बार आपसी सौहार्द और दो समुदायों के बीच शांति जो है वो बनी रहे, इसको लेकर कड़े कदम उठाए जाते हैं। आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव अपना संबोधन कर रहे हैं। कि भारत स्वतंत्र तो हो रहा है लेकिन एकजुट नहीं रह पाएगा। उनकी मंशा धरी की धरी रह गई। भारत आज भी देखते होंगे 140 करोड़ लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एकता के सूत्र में बंद करके दुनिया के लिए सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी धाक जमाया हुआ है। ये सब संभव हो पाया है भारत के संविधान के कारण, जिस संविधान के शिल्पी के रूप में हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आज हर व्यक्ति स्मरण करता है। बहनों और भाइयों,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, उस सपने को साकार आजाद भारत में पहली बार अगर किसी ने किया तो वह सरदेव अटल जी ने अपने समय में कुछ प्रयास प्रारंभ किए थे और उसको एक नई गति देने का काम किया है आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आपने देखा होगा, शैक्षिक हो या आर्थिक, सामाजिक हो या सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्रदान करने का कार्य, हर एक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कोई कल्पना कर सकता है कि मात्र 10 वर्ष में देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत पहला देश है कोरोना जैसी महामारी में भी जिस देश ने हर नागरिक को उसका अधिकार दिलाया। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ आज भी चल रहा है। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय निर्माण का कार्य, 45 करोड़ गरीब परिवारों को जनधन के अकाउंट खुलवाने का कार्य, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचाने का कार्य, 4 करोड़ गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य। आप अनुमान करिए, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण भी, जिसके घर में बिजली नहीं वहां बिजली पहुंचाने का काम, और जो मैंने 2017 में कही थी बात, जिस गरीब का जहां पर मकान होगा वहां का जमीन का पट्टा उसे मिलेगा। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज जब हम लोग इस 8 वर्ष के बाद फिर से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे वर्ष में 2 या 3 बार इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन जब हम यहां पे उपस्थित हैं, मुझे याद है 2017 में जब मुझे यहां पे बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था, मैंने तब भी निर्मल जी को फोन किया था। मैंने कहा मैं वहां आ रहा हूं कार्यक्रम में। उन्होंने कहा हमें बहुत अच्छा लगेगा, पिछले मुख्यमंत्री नहीं आए थे इसलिए हम लोग ये मानते थे। मैंने कहा नहीं, कार्यक्रम में मुझे आना है, और मैं आया था। तब मैंने इस बात को कहा था, उस समय मैंने कहा था गरीब जहां पे रहेगा वहीं पे उसको जमीन का पट्टा देंगे, और जमीन के पट्टे के साथ साथ पक्का मकान भी उसे उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। और बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश ने अब तक 1 करोड़ गरीब और दलित परिवारों को जहां पे उसका आवास है वहां का पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत उसकी घरौनी भी उसको उपलब्ध करवा दी है कि आपको अब कोई उजाड़ नहीं सकता है, उसका पक्का मकान वहां पे बन सकता है। और 56 लाख गरीबों को अब तक हम आवास की सुविधा वहां पर उपलब्ध भी करवा चुके हैं। बहनों और भाइयों, जो चर्चा अभी यहां पर श्री असीम अरुण जी कर रहे थे, असीम जी कह रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सरकार ने एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है, और वह लिया है जीरो पॉवर्टी का, यानी गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम हर एक गरीब और वंचित को करना। पिछले 8 वर्ष में सरकार ने कुछ किए, जैसे मुसहर जाति के लोगों के लिए, बनटांगिया के लिए, थारू के लिए, सहरिया के लिए, बुक्सा के लिए, चेरो के लिए, बोड़ के लिए, पोल के लिए, इन सभी को पूरी तरीके से सिचुएट करने का काम, जिसके पास जमीन नहीं जमीन, जिसके पास मकान नहीं मकान, जिसके पास शौचालय नहीं शौचालय, जिसके पास पेंशन की सुविधा का पात्र है नहीं मिला पेंशन की सुविधा, जिसके पास राशन कार्ड नहीं राशन कार्ड, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं आयुष्मान कार्ड, इन्हें सिचुएट किया गया है। और अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जीरो पॉवर्टी, यानी कहीं भी गरीबी न रहे, कोई वंचित न रहने पाए, उसे सभी प्रकार के
चलिए आगे बढ़ेंगे। बीएसपी के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और ये आकाश के लिए एक बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि पार्टी से निष्कासित किया गया था, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन फिलहाल आकाश आनंद की बीएसपी में वापसी हुई है। अपनी पार्टी में फिर से वो वापसी करेंगे। मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद, फिलहाल उन्हें माफ किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी पार्टी में वापस आने के लिए माफी मांगी, उसके बाद ही उन्हें बीएसपी में फिर से प्रवेश जो है वो कराया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहाँ पर आकाश आनंद की बीएसपी पार्टी में वापसी जो है वो कर दी है। बीएसपी में वापसी के बाद यहाँ पर एक और मौका जो है इन्हें दे दिया गया है और अब फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बिल्कुल देखिए, बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि पहले उनको एक पद दिया गया था, कोऑर्डिनेटर का पद दिया गया था, उसके बाद हटाया गया और हटाने के बाद फिर उन्हें पार्टी से भी बाहर निकाला गया क्योंकि बीएसपी माना जाता है बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और बिना मायावती के कोई भी नेता, कोई भी बड़ा नेता हो, वो अपनी बात किसी मीडिया के सामने नहीं रख सकता, अपना फैसला नहीं ले सकता, ये तमाम चीज़ें। लेकिन फिलहाल आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया था, उसके बाद लगभग 1 से 1.5 महीना हो चुका है और अब आकाश आनंद के वापस आने के बाद मायावती ने कुछ नए संकेत इस तस्वीर से दिए हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी प्रबल दावेदारी जो पहले कुछ समय पहले भी हुआ करती थी और अब उसे और मजबूत करने का जो संकेत है वो यहाँ से मायावती की तरफ से दिया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर आकाश आनंद की माफी मांगने के करीब 3 घंटे के अंदर ही बसपा प्रमुख मायावती ने उनकी पार्टी में वापसी तय कर दी थी और यहाँ पर मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को माफ कर दिया है और यहाँ पर उत्तराधिकारी फिलहाल घोषित नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर अब उन्हें वापसी जो है वो करवा दी गई है, माफ़ी जो है वो दे दी गई है और 3 घंटे के अंदर ही ये फैसला जो है वो लिया। जहाँ पर आपको बता दें कि आकाश आनंद ने एक्स पर एक पोस्ट किया था जिसमें मायावती को एकमात्र राजनीतिक गुरु और आदर्श मानने की बात जो है इस माफ़ी के बाद लिखी गई है। आज BR अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है और जगह जगह पर श्रद्धांजलि पुष्पांजलि दी जा रही है। तो फिलहाल आपको लिए चलते हैं पटियाला, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इस वक्त मौजूद हैं। तो फिलहाल जो तस्वीरें पटियाला से हैं वो लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। देश और दुनिया के कुछ देशों में भी ये जयंती मनाई जाती है। इसको लेकर खुद आपने देखा सुबह संसद परिसर के अंदर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नेता प्रतिपक्ष या बाकी अन्य कैबिनेट मंत्री जो हैं उन्होंने आज इस खास मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि की और उन्हें याद किया गया जिन्होंने इस देश के संविधान को बनाया है, इस देश के संविधान को एक रूप दिया है, दिशा दी है और उसी पर आज भी भारत देश चल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि ये पटियाला में आयोजित जो है वो किया गया है, जहाँ पर मानयोग बाबा साहिब सरदार भगवंत सिंह मान जी भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਉੱਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ डॉक्टर बलजीत कौर जी। साडे विच पटियाला दे मेयर कुंदन गोगिया जी, MLA अजीतपाल सिंह कोहली जी, चेतन सिंह जौड़ा माजरा जी, गुरलाल घनौर जी, कुलवंत सिंह बाजीगर जी भी पुजे ने, उन्होंने भी जी आया। पंजाबी यूनिवर्सिटी के उप कुलपति डॉक्टर करमजीत सिंह जी मुख्य मंत्री जी नूं एक यादगारी चिन्ह, एक बूटा इस मंच तो भेंट करनगे। पंजाबी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर करमजीत सिंह जी ते नाल ही वो साडे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर जी नूं भी एक बूटा भेंट करनगे।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀਕੇ ਮੀਨਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ 134ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਮੇਤ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਣਗੇ। ਮੀਨਾ ਸਾਹਿਬ। मैं आज दे बाबा साहब भीम राव अंबेडकर जी दे जन्म दिहाड़े ते आयोजित राज पੱਧਰੀ समागम दे विच मानयोग सीएम साहब ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ करदा हाँ, अभिनंदन करदा हाँ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ हाँ। इस तो अलावा मंच पे विराजमान तो आगे बढ़ेंगे जहां पर उत्तर प्रदेश के हवाले से बात करेंगे और बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई वहां पर हुई है। और आपको बता दें कि लखनऊ में पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ हुई है। 25-25 हजार के 2 इनामी डकैत घायल हुए हैं और ये बड़ी कार्रवाई बदमाशों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में। रावत रूम में फिलहाल उन्हें भर्ती कराया गया है, लेकिन बड़ी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में बदमाशों के लिए बदमाशी की अब कोई जगह नहीं बची है। लगातार वहां पर कार्रवाई बदमाशों के खिलाफ हो रही है और चाहे वो जिस भी क्षेत्र में ये बदमाश सक्रिय हों, जहां भी सक्रिय हों, उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार या तो मुठभेड़ में कई बार हमने देखा है उन्हें मार गिराया जाता है या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और ये संदेश देने की कोशिश की जाती है कि उत्तर प्रदेश में अब इस सरकार में आपकी जो बदमाशी है उसकी कोई जगह नहीं होगी। लखनऊ के ये मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ हुई है। 25-25 हजार के इनामी 2 शातिर डकैतों के पैर में गोली लगी है और फिलहाल उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें घायल दोनों डकैतों को पुलिस ने इलाज के लिए ट्रॉमा 2 में भेज दिया गया है। वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, लेकिन यहाँ पर इनसे बाइक भी, 2 तमंचे, खोखा और 2 मिस कारतूस जो है वो बरामद किए हैं। और कानून व्यवस्था को लेकर यूपी में हमेशा जो है वो सवाल उठता है, कार्रवाई की जाती है, फिर सवाल उठता है, लेकिन इसमें अब ये बड़ी कार्रवाई 2 इनामी बदमाशों के खिलाफ, जहां पर 25-25 हजार का इनाम इन दोनों पर रखा गया था। और आपको बता दें इन्होंने 20 दिन पहले शातिर डकैत गैंग के आधा दर्जन साथियों के साथ मिलकर मोहनलालगंज के बेतसुवा गांव में किसान के घर डकैती कर डाली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और 20 दिन के बाद इन दोनों इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, थाना मोहनलालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ दिन पहले बेतसुवा गांव में एक डकैती का प्रयास करा गया था, जिसमें कि हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया था। इसमें कुछ दिनों बाद विवेचना के क्रम में एक गैंग प्रकाश में आया है, जिस गैंग के 2 मेंबर्स छोटू उर्फ रामचंद्र और कमलेश को 25,000 का इनामिया घोषित करा गया था। इसी विवेचना के क्रम में आज हमारी पुलिस पार्टी पूरनपुर गांव के पास पिकेटला की चेकिंग कर रही थी। यहां से एक बाइक सवार 2 व्यक्ति गुजर रहे थे। जब पुलिस ने इनको रोकने को कहा तब इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस पार्टी ने जवाबी फायर करा तो इसमें दोनों व्यक्तियों के पाँव में गोली लग गई। इन्होंने अपना नाम छोटू और कमलेश बताया है। साथ ही साथ जब हमने छानबीन करी तो इनके ऊपर 16 एवं 25 चोरी के, नकबजनी के और डकैती के अभियोग पंजीकृत हैं। इन लोगों ने अपना जो कार्य क्षेत्र है वो सीतापुर, लखीमपुर खीरी और लखनऊ का होना बताया है। इनको घायलों को उपचार हेतु तत्काल ही हम लोगों ने पीजीआई ट्रॉमा सेंटर। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। पंजाब में नेता प्रतिपक्ष इस वक्त जो है वो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और ये पूरा मामला एक बयान से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने प्रताप बाजवा से पूछताछ की है। ये नेता प्रतिपक्ष हैं जिन्होंने एक बयान दिया था और उस बयान के बाद बवाल हो गया। बवाल इतना हो गया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को सामने आकर इसमें एक जस्टिफिकेशन या एक बयान देना पड़ा। उन्होंने ये कहा कि भाई अगर यहाँ पर बम आए हैं तो आए कहाँ से, इसके लिए उनके पास एक प्रूफ होना चाहिए, इसके लिए उनके पास एक तथ्य होना चाहिए, उसके आधार पर ही इस तरह के बयान देने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो लोगों को क्यों डराने और धमकाने की कोशिश पंजाब के अंदर की जा रही है। तो फिलहाल पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है, उनसे पूछताछ भी हो रही है।
तो बिल्कुल आपको बता दें ये जालंधर में भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड हमले के बाद माहौल जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ता हुआ देखने को मिला, जिस बीच नेता विपक्ष की अगर बात की जाए तो प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब में 50 बम आने का बयान देकर खुद ही उसमें फंस गए हैं। और इस पे अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब से नवदीप छाबड़ा जुड़ चुके हैं। नवदीप, बताइएगा इस वक्त जिस तरीके से लगातार पंजाब में ग्रेनेड अटैक्स को लेकर बातें हो रही थी, नेताओं के घर पर ग्रेनेड अटैक हुए, उस बीच ये बयान देना कितना सही कितना गलत था और अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल रूपाली, 2 दिन पहले ही प्रताप सिंह बाजवा ने एक निजी मीडिया हाउस को यह बयान दिया था चंडीगढ़ में, और उन्होंने ये दावा किया था कि कुछ खुफिया जानकारी ये है कि पंजाब के अंदर 50 के आसपास बॉम्ब जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से या आईएसआई की तरफ से भेजेंगे, जिसमें 18 ब्लास्ट अभी पंजाब में रिसेंट हो चुके हैं, लेकिन 32 अभी भी ग्रेनेड या बॉम्ब हम कह सकते हैं वो पंजाब के अंदर पड़े हैं, वो कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं। लेकिन उसको लेकर ना ही तो पुलिस को कोई सोचना है, ना ही पंजाब पुलिस या सरकार इस पर कोई गंभीर एक्शन ले रही है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने काफी चिंता जाहिर की थी और उन्होंने कहा था कि ये बहुत सेंसिटिव बयान है और प्रताप सिंह बाजवा के पास अगर कोई ऐसी जानकारी है तो उनको पंजाब पुलिस को साझी करनी चाहिए। कौन से ऐसे खुफिया नेटवर्क हैं जिनके जरिए प्रताप सिंह बाजवा को ये जानकारी मिली है, क्योंकि ना ही तो पंजाब के इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास कोई ऐसी जानकारी है और ना ही केंद्र सरकार की जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने कोई ऐसी जानकारी पंजाब पुलिस या सरकार के साथ शेयर की है। तो यही कारण था कि उन्होंने कहा था कि प्रताप सिंह बाजवा अगर नहीं बताएंगे तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये पंजाब की शांति को भंग करने जैसा बयान है। और यही कारण था कि उसी दिन शाम को पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारी प्रताप सिंह बाजवा से पूछताछ करने पहुंचे थे, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा ने अपने सोर्स का नाम नहीं बताया था और उनका कहना था कि वो अपने सोर्स का नाम नहीं बताएंगे। लेकिन नवदीप, ये बयान सामान्य बयान नहीं है, इसे काफी गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि राजनीति के तराजू में इस बयान को नहीं तोला जा सकता। सिक्योरिटी से जुड़ा बयान है, सुरक्षा से जुड़ा बयान है, न सिर्फ पंजाब की सुरक्षा बल्कि इससे पूरे देश की सुरक्षा पर कहीं ना कहीं अगर इस तरह के बयान आते हैं तो सवाल खड़े होते हैं। तो क्या अब पुलिस जबकि इस बयान के बीच, इस बयान के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है, पूछताछ कर रही है, तो क्या कुछ अभी पुलिस ने पाया हुआ है इस बयान के पीछे की जो हकीकत है? देखिए, बिल्कुल जब मुख्यमंत्री ने अपना बयान जारी किया था तो वही कारण है कि प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि वो लंबे समय से राजनीति में, उनके पुलिस अधिकारियों के साथ, खुफिया एजेंसी को जो सीनियर अफसर हैं उनके साथ बातचीत हुई, लेकिन किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया। और यही कारण था कि जब उन्होंने सोर्स का नाम नहीं बताया तो कल देर शाम को मोहाली के 4 फेज में प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ IT एक्ट और खुफिया जानकारी को इस तरीके से पंजाब का माहौल खराब करना या पंजाब के लोगों के अंदर एक तरीके से डर पैदा करने की भावना के आरोपों के चलते एक मामला जो है, FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है। तो जाहिर सी बात है कल पुलिस ने सम्मन जारी किए थे प्रताप सिंह बाजवा को 4 फेज थाने में पेश होने के लिए, लेकिन अभी ठीक है नवदीप, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दुखद कहा जा सकता है, हैरानजनक कहा जा सकता है, ये खबर सामने आ रही है जहां पर 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म के बाद आरोपी का एनकाउंटर जो है वो कर दिया गया है। ये पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है जिसमें एग्जाम्पल सेट की होगी कि रेप के बाद सीधा उसे मौत के घाट उतारा, क्योंकि सजाए मौत जो है यहाँ पर फिलहाल जिस तरीके से दुष्कर्म 5 साल की बच्ची के साथ किया गया है वो देखने को मिली है। और अब बहुत ही हैरान कर देने वाली ऐसी घटनाएं होती है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं होती है, लोगों की मानसिकता दर्शाती है जब 5 साल की एक महज बच्ची के साथ रेप हुआ। बिल्कुल, देखिए बहुत घिनौनी हरकत है 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला, और इसमें फिलहाल आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। 3 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए, 3 सब इंस्पेक्टर इसमें घायल हुए हैं। और देखिए बहुत ही दुखद होता है ऐसी जब घटनाएं समाज में अंदर सामने आती हैं तो बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन फिलहाल क्या इन एनकाउंटर के बाद इसका संदेश ये जाता है कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं सामने ना आए और आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से, जिस प्रकार से ये 5 साल की बच्चे के साथ आप खुद अंदाजा लगाइएगा, फिर उसकी हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने रविवार रात एनकाउंटर में मार गिराया है। मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये उसी आरोपी की है जिससे पहले बच्ची को अगवा किया, किडनैप किया
उस किडनैपिंग के बाद उसे वो एक जगह ले जाया गया जहां पर वो उसके साथ रेप कर रहा था, लेकिन जब बच्ची ने चीख पुकार मचाई तो वहां पर लोग इकट्ठा हो गए, उससे पहले इसकी हत्या कर दी। तो यहाँ पर बेहद ही दुखद है और फिलहाल जिस तरीके की ये हरकत है और जिस तरीके का अंजाम है, कहीं ना कहीं लोगों में जरूर नसीहत मिलेगी। चलिए, न्यूज रूम लाइव में फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।